नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में प्रचार की दिलचस्प राजनीति की। इस साल 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कई मायनों में ये चुनाव बेहद अलग हैं। देश में पहली बार 30,500 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि टैक्स पेयर का 3,500 करोड़ रुपए अलग से खर्चा होगा। जाहिर है, इतने महंगे और 5 साल के अरसे पर होने जा रहे चुनाव में हर सियासी दल अपनी जीत की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन खबरों के जरिए आ रही चुनाव चर्चाओं में कुछ चुनिंदा दलों को छोड़कर बाकी 40 से ज्यादा क्षेत्रीय दलों की पूछ नदारद है। तो सवाल ये है कि क्या जमीन पर चुनाव लड़ रही क्षेत्रीय दलों की साख कम हो गई है, या खबरों के पहरेदारों ने खुद अपने नायक गढ़ लिए हैं और उन्हें अपने समाज पर थोपने की कोशिश की जा रही है। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता मीम अफजल, हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शेषाद्री, हमारे साथ हैं सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु, और हमारे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की नेता ऋचा मिश्रा। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू के नेता पवन कुमार वर्मा भी जुड़ेंगे पटना से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट। ये मीडिया वालों ने झूठ बोल बोल के नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि बना दी है जैसे पता नहीं वो किसानों के मसीहा हैं। ये सीधे सीधे मीडिया को धमका रहे हैं। अब मीडिया क्या करती है ये देखना है, और मीडिया ने इनको चमकाया आज तक, और सबसे मीडिया का ज्यादा लाभ उठाकर आज वो मीडिया को ही धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे कहे तो ये तो और भी अजीब लगता है, क्योंकि आम आदमी का कोई नेता अगर छीके भी तो भी मीडिया 24/7 का कवरेज देते हैं। मीडिया ने तो उनका जितना समर्थन किया है शायद ही किसी दूसरे नेता का किया हो। क्या मीडिया नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा रहा है या उसने केजरीवाल को नायक बनाया है? ये आरोप प्रत्यारोप दिलचस्प है, मगर इसमें छिपा है एक बेहद गंभीर सवाल कि क्या मीडिया की भी अपनी पसंद है और वो खबर को उसके सही अनुपात में नहीं देता, बल्कि उस बात या व्यक्ति को थोपता है जो उसे पसंद होते हैं। ये सवाल पुराने हैं लेकिन फिलहाल नए सिरे से उठे हैं। मुद्दा है कि क्या प्राथमिकताएं मीडिया घरानों के मालिकों के स्वार्थ से तय होती हैं या पत्रकारों का वर्ग चरित्र इसे प्रभावित करता है, या सबसे बड़ी बात है टीआरपी या सर्कुलेशन की तलाश। ये जहां मिले मीडिया तर्क और विवेक को ताक पर रख वहीं दौड़ पड़ता है। ये मुद्दे लोकतंत्र के लिए अहम हैं और जनता के दीर्घकालिक भविष्य के लिहाज से भी। अगर मीडिया समाज पर बनावटी नायक थोपता है तो इसकी जरूर पड़ताल होनी चाहिए। सबको कटघरे में खड़ा करने वाले पत्रकार और संपादक खुद पर उठते ऐसे सवालों से अब बच नहीं सकते। उन्हें सच का सामना करना होगा। तो अपनी चर्चा की शुरुआत ओम थानवी जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये जो हमने खबरों के पहरेदारों के बारे में सवाल उठाया, सवाल ये है कि मीडिया जो है 300 सीटें, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर आने जा रही है, जिसकी संभावना जताई जा रही है सर्वे और रिपोर्ट्स में, उस पर जितनी चर्चा कर रहा है उतनी उन 250 सीटों पर क्यों नहीं कर रहा है जिस पर क्षेत्रीय दल या आप जैसे लेफ्ट के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि एक तो दो बड़े दल हैं, वो पैसा बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ख्याल में इतना जो है एग्रेसिव कभी भी कैंपेन नहीं किया था। कहां से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो पैसा है इसकी गूंज आपको मीडिया तक भी पहुंचती है। ये कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से कांग्रेस की दो बड़ी पार्टियां हैं, ये तो मानना ही चाहिए।
आम आदमी पार्टी का मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को अगर शरीक करते हैं, इनके मुकाबले कहीं पर भी उसकी जो है वो स्थिति देश में अभी नहीं है। लेकिन चूंकि नई पार्टी है, एक क्रेज है, तो उसको लेकर के उसकी जगह बन गई है, ऐसा मैं मानता हूं। जो पार्टियां बरसों तक जमीन पर संघर्ष करती रहीं, क्या उनकी पूरे काम को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्यों नहीं मीडिया लेफ्ट पार्टियों को आम आदमी पार्टी के मुकाबले दिखा पा रही है? निश्चय दिखाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं दिखाते हैं तो गलत है। क्यों दिखाया जा रहा है मैं इसकी वजह बता रहा हूं कि खरीदा जा रहा है, जगह खरीदी जा रही है। बाकायदा टीवी और अखबारों में आप पाएंगे जगह खरीदी जा रही है, और कई जगह तो पता नहीं चलता है कि क्या खरीदा जा रहा है या क्या नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन जो पारखी नजर वाला है वो पहचान सकता है। और फिर जो सोशल मीडिया जिसकी भूमिका इस बार ही सामने आई है, आप देखिए लाखों लाख जो है फर्जी आईडी के साथ में हमलावर दस्ते पैसा लेकर के, पेड न्यूज एक चीज है, ये पेड व्यूज का मामला है जिसमें आप देख के जान सकते हैं कि वो फर्जी आईडी है, क्योंकि पहचान का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई आदमी वहां पे सदस्य बन सकता है। आपको लगता है कि गलत आदमी है, उसको आप ब्लॉक कीजिए, 10 और खड़े हो जाएंगे। तो वो सारा जो कुल मिलाकर के पैसे का जो मेरा मानना है कि वो एक तरीके से दबदबा चुनाव में है। और जो छोटी पार्टियां आपने कहा, उनके पास में पैसा नहीं है, उनके पास में उस तरह का असर नहीं है कि उस मीडिया तक पहुंच सके। और कुछ मैं ये भी कहूंगा, आपने लेफ्ट की बात कही कि लेफ्ट अपना धीमे धीमे उन्होंने भी अपनी जगह को कमजोर किया है, वरना कोई कारण नहीं था कि आम आदमी पार्टी अचानक उभर करके आती। उन्होंने अपनी जगह को, अपनी जड़ों को कम किया है, इसलिए भी मीडिया का ध्यान उनकी तरफ थोड़ा कम जाने लगा। आप कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां कमजोर हो रही है। नीलोत्पल दा, क्या वाकई लेफ्ट पार्टियों की साख घट रही है, या आप लोग के पास पैसे की कमी आ गई जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं खबरों में? ये पहली बात तो है, ये सिर्फ मीडिया कैसे चुनाव प्रचार को कवर कर रही है, बात उस तक सीमित नहीं है। आज जो हो रहा है वो हमारे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, इस मायने में कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये साफ कर दिया था कि हमारा संसदीय लोकतंत्र होगा, ना कि हम राष्ट्रपति आधारित कोई व्यवस्था में नहीं जा रहे हैं। लेकिन 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं, और खास करके जैसे ओम जी बताया है कि जितना आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का छवि को सामने ला रहा है, इससे ये खतरा पैदा हुआ है कि राष्ट्रपति आधारित एक व्यवस्था के अंदर हम तब्दील करने का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को। दूसरा है कि हमारे जो कॉरपोरेट और हमारे जो मीडिया, इनके साथ पहले जो एक फासला रहता था, ये खत्म हो गया। अब सीधी कॉरपोरेट का कैंपेन है मोदी के लिए। यही कॉरपोरेट मीडिया पिछले चुनाव में मनमोहन सिंह का पीठ थपथपा रहा था, अभी वही मीडिया बोल रहा है, क्योंकि ये कॉरपोरेट का खेल है कि वो चाहता है मोदी, क्योंकि मोदी का जो रिकॉर्ड है, वो ये गुजरात मॉडल का ऊपर भी आपको चर्चा करना चाहिए। गुजरात मॉडल पे तो हम चर्चा करेंगे, गुजरात मॉडल है क्या? ये सीधा जो जमीन, जो बिजली, जो दूसरे टैक्स, सड़क, रेलवे लाइन, मतलब लगभग मुफ्त में वो कॉर्पोरेट का हाथ में सौंप रहा है। इसीलिए कॉर्पोरेट ये ठान लिया है कि कैसे भी करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। देखिए, लेफ्ट को जो अनदेखा किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं कि लेफ्ट कम हुआ, इसलिए कि लेफ्ट एकमात्र जो पॉलिसी लेवल पे इसको चैलेंज कर रहा है, और दूसरे पार्टियों को जो गैर कांग्रेस, गैर भाजपा है, इनको इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है इस सवाल पे कि ये चुनाव में जो बात होनी चाहिए लोगों के बीच में, ये सिर्फ नेताओं का परिवर्तन नहीं, ये सच है कि लेफ्ट मुद्दों की राजनीति करता है, और ये भी सच है कि मुद्दों को के आधार पर जिस तरह से आपने एकजुट करने की कोशिश की है, उस तरह से मीडिया में नहीं आ रहा है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी से हम जरूर सवाल करेंगे कि आपके मुद्दे कहाँ हैं, और क्यों आखिर मीडिया बिना मुद्दों की पार्टी को इतनी ज्यादा तरजीह दे रही है। लेकिन शेषाद्रिचारी जी, सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी पे उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कवरेज आपको मिल रही है, ये आपकी जीत की संभावना के मद्देनजर नहीं मिल रही है, ये ज्यादा से ज्यादा पैसों की वजह से मिल रही है। मैं नीलोत्पल दास से गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं अभी करूंगा, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट ने मुझे पैसा नहीं दे के भेजा है यहाँ पर कि आप गुजरात मॉडल के बारे में बात करो। हाँ। सवाल ये है कि मीडिया जो कुछ भी कर रहा है,
अब मीडिया पर अगर आप लोगों को लगता है कि बीजेपी का कंट्रोल है, तो ये मानना पड़ेगा कि 2009 में जो नीलोत्पल दा कह रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह का पीठ थपथपा रहा था, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मीडिया को किसी कॉरपोरेट ने पैसा देकर मनमोहन सिंह की गुणगान करवाया। और 2004 में, फिर 2004 में तो सभी मीडिया और सभी लोग, हाँ। इनके दल के लोग भी हमें वाहवाही कह रहे थे कि अरे आप तो जीत रहे हैं, आप तो स्वीप कर रहे हैं। तो स्वीप तो दूर की बात, झाड़ू तो किसी और के हाथ में आ गया। तो हमने तो कुछ किया नहीं उस समय भी। देखिए एक बात, थानवी जी क्षमा करेंगे मुझे, मीडिया मुझसे ज्यादा वो मीडिया से संबंधित हैं, मेरा बहुत कम समय रहा मीडिया में। मीडिया जो है ना एक तरीके का एक मेला है। आप बुरा न माने, मीडिया को मैं कहीं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, परंतु जैसे कहते हैं ना कि मेले के 3 नियम होते हैं, जितना वार फेर उतना नाच कूद। ये मीडिया का एक पहला नियम है, जैसे मेले का नियम है। दूसरा मेले का नियम है खूब चलाओ मेले का हलवा। वहां कुछ होता कुछ नहीं है, लेकिन बिकता बहुत है नाच दिखावे से जी। और तीसरा पॉइंट जल्दी से बताइए। जितना है, जितना शोर उतना जोर। अगर आप मीडिया में एक लाइन ऐसा तो आप कहेंगे मतलब ये है कि राज्यसभा टेलीविजन इतना ही दिखाएगा। बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है कि ये 3 मुद्दों के आधार पर अगर हम अपना प्रचार अभियान चलाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। कम से कम उसमें गलती हमारी है क्या? कम से कम वो हमने लेफ्ट को कभी मना नहीं किया कि आप त्रिपुरा मॉडल को आगे करिए, हमने नहीं मना किया। अब वो खुद ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं। हम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट उसको समर्थन नहीं करता। त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जहां उनकी थोड़ी बहुत सरकार चल रही है। को आप क्योंकि मीडिया से रहे हैं हमीम अफजल साहब, इसलिए मैं इस सवाल को आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या ये मीडिया को बहुत ज्यादा सूट करता है जो मेले के नियम इन्होंने बताए, या फिर मीडिया को वाकई बीजेपी में जीत की संभावना आपसे ज्यादा नजर आने लग गई है? पहली बात तो मैं आपके मुद्दे से बात को शुरू करता हूँ। सबसे अहम बात आपने कही कि 3 पार्टियों को ज़्यादा कवरेज मिल रहा है और बाकी पार्टियों को नहीं मिल रहा, लेकिन हम इसमें एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने रीजनल पार्टियों का मसला उठाया। रीजनल पार्टियों को कवरेज रीजनल मीडिया में खूब मिल रहा है। अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाएं तो वहाँ वो खबरें नहीं दिखाई जा रही जो हमारे यहाँ आज नेशनल प्रेस में दिखाई जाती हैं। वहाँ पर काफ़ी तेलुगु जबान के अंदर। इसका मतलब ये है कि रीजनल पार्टियां रीजन लेवल पे लड़ रही हैं, वो राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्या? क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है, ये कोई विधानसभा के चुनाव तो हो नहीं रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ एक तवज्जो दिला रहा हूं कि आप ये मत समझिए कि रीजनल पार्टीज को चुनाव अभियान के से बिल्कुल बाहर रखा गया, लेकिन नेशनल प्रेस ने ऐसा किया है। इससे मैं एग्री करता हूं आपका। उनको जो हिस्सेदारी यहाँ नेशनल प्रेस से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उसका रीजन किसी हद तक मैं समझता हूं, ओम थानवी साहब ने कहा, मैं अपने मुंह से दोहरा के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, दोहराने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि आपने इसमें सीपीएम और लेफ्ट पार्टीज की बात की और एक तरफ आपने आम आदमी पार्टी की बात की। मेरा तजिया यह है कि लेफ्ट एक बड़ी लंबी आइडियोलॉजी के बाद हार गया, और हारे हुए को यहाँ पर कवरेज के मामले में बड़ी कंजूसी होती है। और दूसरी अहम बात यह है जो शेषाद्री जी ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि उनका कहना यह है कि एंटरटेनमेंट ज्यादा दिखाते हैं लोग। तो शायद आजकल मोदी जी का प्रचार जो है वो एंटरटेनमेंट के दायरे में दाखिल हो गया है। नहीं, लेकिन आपके प्रचार में भी कोई खास कमी नहीं है, पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तवज्जो दी जा रही है मीडिया में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानकार इसे मानने लगे हैं कि ये एक कृत्रिम नायक पैदा हो गया है जिसने उन रीजनल पार्टीज के बराबर भी मेहनत नहीं की है अभी तक अपने चुनावी अखाड़े में, लेकिन मीडिया हाइप उसे बीजेपी और कांग्रेस के बराबर मिल रहा है। क्या जवाब होगा आपका? हमें एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत अगर हम करें कि आम आदमी पार्टी का अभी पहला विधानसभा चुनाव था और अब पहला लोकसभा चुनाव है, तो सोचने की बात यह है कि जैसे आप कह रही हैं कि क्यों हम नेशनल फेस बनते जा रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टीज के सामने हमारे बारे में इतनी बात होती है। अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम सोचें तो ये देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी जो कि नेशनल पार्टीज हैं, उन्होंने आज तक जितनी भी पॉलिटिक्स की है 65 इयर्स में, उससे उन्होंने देश की प्रोग्रेस को नीचे हर लेवल एक लेवल वो नीचे लेते आए हैं। आम आदमी पार्टी
पहले कोई पार्टी नहीं थी, ये हमारी मजबूरी थी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बन के आना पड़ा। हम एक रेवोल्यूशन है। आम आदमी पार्टी में एक एक वॉलंटियर हमारे दर्शकों में से उठ के आया है। पहले मैं भी वहां बैठती थी। 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले जो कॉर्पोरेट में लड़के लड़कियां काम कर रहे थे, उन्होंने कहा नौकरी छोड़ो, देश को बचाना है तो कूदो, नहीं तो बीजेपी, कांग्रेस और जितनी और पार्टीज हैं सब इसे बेच के खा जाएंगी। इस बार 10 करोड़ नए वोटर हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को आवाज मिली है। तो दूसरी बात, हम क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों टक्कर ले रही है? सीपीएम बहुत बढ़िया पार्टी है, पॉलिसीज और उस लेवल पे वो बहुत एक उत्कर्ष पार्टी है, कि आप आदर्श पार्टी बन गई है, इस समय राजनीतिक पार्टी बन गई है, शायद इसलिए मीडिया की इतनी हाइप आपको मिल रही है। लेकिन मैं पवन वर्मा के पास आना चाहूंगी, क्या मीडिया जो है वो रीजनल पार्टियों की अनदेखी करने लग गई है? क्या रीजनल पार्टियों की अब इतनी भी हैसियत नहीं रह गई है कि वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर सकें? इसके पहले कि मैं आपको जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने भी वही दर्शाया है कि सारी जो आप 3 पार्टियों का जिक्र कर रही थी उनसे बात करके आखिर में आप जेडीयू के पास आई हैं। पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि कभी पहले किसी चुनाव में इस पैमाने पर वोटर की उपेक्षा नहीं हुई है। ये बड़े दुख की बात है कि देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से इस इलेक्शन में प्रचार प्रसार पर प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें किसी मुद्दे पर कोई डिस्कशन या किसी विषय का विश्लेषण हो ही नहीं, अपनी बात कह के लोग चले जाते हैं। मैं इस पर खास कहना चाहता हूं और इस पर बीजेपी पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने तो इसको एक शैली बना लिया है। आप आकर के बोले, लोग सुने, बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में पहली बार इस तरह से चुनाव हो रहा है कि प्रचार प्रसार है सब्स्टिट्यूटेड रीजन, डिबेट एंड डिस्कशन। और ये बहुत इस बार इसलिए चुनौती है, आखिरी बात कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इस इलेक्शन में पहले से के बनस्पत बहुत अहम मुद्दा है वोटर के सामने, और वो मुद्दा सिर्फ सिंपल लफ्जों में ये कहने का है कि किस तरह का भारत हम चाहते हैं, किस तरह का भारत जिसमें गुड गवर्नेंस और रिलीजियस और सोशल हार्मनी को 2 अलग अलग मुद्दे बनाकर एज ऑपोजिट्स न दिखाने के बजाय एक ही सिक्के के 2 पहलू हम क्या दिखा पाएंगे कि या और ताकतें हमें हरा देंगी। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या होनी चाहिए ये सवाल मीडिया से भी है कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं को क्यों नहीं देख रहे हैं, और ये सवाल रीजनल और नेशनल पार्टियों से भी है कि वो अपने आप को उस लेवल तक क्यों नहीं ले आ पा रही हैं कि जहां मुद्दों पे चर्चा हो, जहां देश की जनता के सवालों पर चर्चा हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। पवन वर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत भी इस सेगमेंट में मैं आप ही से करना चाहूंगी। आपने मुद्दों की बात उठाई, सवाल ये है कि आखिर मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल और नेताओं के प्रोफाइल से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्यों नहीं मुद्दों की बात कर रही है? क्या राजनीतिक दल मुद्दों को उठाने में पीछे छूट रहे हैं? नहीं, ये एक सोची हुई राजनीतिक रणनीति है कि वोटर की उपेक्षा, जिसकी बात मैंने की कि वोटर से संवाद मत कीजिए। शायद कोई वो अटपटा सवाल पूछ ले तो सिर्फ अपनी बात कहिए, अगर झूठ है तो उसे 100 बार दोहराइए जिसमें सच का रूप ले ले, और ऐसे प्रसार और प्रसार कीजिए कि हर तरफ से वही मैसेज आए, टीवी, रेडियो, पोस्टर, मंच, हर तरह से, जिसमें कि वोट के लिए तो वो वोटर विवश हो जाए और दे दे, पर उसका जो एजुकेशन है, जो एक डायलॉग, जो एक संवाद है, जो कि क्वेश्चन एक आंसर होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा, वो ना हो। तो ये एक सोची हुई रणनीति है। इसलिए इस इलेक्शन में पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। पिछले 7-8 महीने से तो मैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूँ कि कुछ मीडिया के एक सेक्शन है, जिस तरह बिल्कुल कहना चाहिए, अगर उसको बहुत ख़राब क्रूड ज़बान में कह के, नंगे होकर के जिस तरह से एक पर्टिकुलर
शख्सियत को लेके या एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर के या एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के जिस तरह से किया है, हमारे ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि शायद हम भी इस तरह से करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, और उसको जो कवरेज मिलता है वो उसके पुराने होने पर, बड़े होने पर, रूलिंग पार्टी होने की वजह से भी मिलता है। मुख्य विपक्षी दल को भी क्यों नहीं वो जगह मिलनी चाहिए जो रूलिंग पार्टी को मिलती है। लेकिन आपने कहा अगर आप आज पूरे मीडिया में चले जाएं, आपको ये सवाल हर टीवी डिबेट्स में, मैं पिछले 10 महीने में 400 से ज्यादा टीवी डिबेट्स में जा चुका हूँ। शुरू करते हैं। लेकिन एक और सवाल है, हाँ। सवाल ये है कि क्या क्षेत्रीय दल जो है वो नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं पेश कर पा रहे हैं, या बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको कम। आपको एक साफ सवाल पूछता हूँ। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम पक्ष माना जाता था जी। अब देखिए, जो पार्टी बोल रहा है कि उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो अभी तक मतलब आधा हो गया, 10 दिन बाकी है पहला चरण शुरू होने में। नहीं, 10 दिन से भी कम। हाँ, तो घोषणा पत्र तक निकाला नहीं। हाँ। तो और जहां तक लेफ्ट पार्टियों का सवाल है, घोषणा पत्र तमाम जो प्रचार सामग्री लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा हम मीडिया के हाथ में दे रहे हैं। सवाल वो नहीं है अमृता जी, सवाल है खतरा और ज्यादा है। देखिए, हमारे जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बजाय कॉर्पोरेटोक्रेसी के ओर जा रहा है। ये मीडिया और कॉर्पोरेट्स के बीच में पहले जो व्यवधान हुआ करता था, ओम जी हमसे भी बेहतर, ये ऐसा नहीं है कि मालिक नहीं था, लेकिन एक जो प्रोफेशनल एक ऑटोनॉमी था मीडिया के हाथ में। आप जाके खबर लीजिए ना, क्या हो रहा है एक एक मीडिया हाउस में। जो करोड़पति जो वो मीडिया टेक ओवर करने के बाद कैसे वो उसका एडिटोरियल पॉलिसी चला रहा है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि मीडिया के एक खास वर्ग को ये सूट कर रहा है, ये जो नया दिशा है हमारी अर्थव्यवस्था का, इसके खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के बात करें तो वो तो जानबूझकर दरकिनार करने का कोशिश किया जाएगा। अब चुनाव का रिजल्ट देख लेना। अब आम आदमी के पार्टी ऋचा जी इस बात से खुश रह सकती है कि वो सीधा टकराव कर रही है व्यवस्था के साथ, तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। हमने फिर भी उनको स्वागत किया, इसलिए कि वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो जगह है और लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन उनका नीति स्पष्ट नहीं है, बावजूद इसकी दिखा रहा है। क्योंकि लेफ्ट के बजाय अगर आम आदमी पार्टी को आप दिखाते हैं तो एक प्लूरलिज्म का जो बात है, मैं पवन वर्मा के पास जाऊं। बहुत्ववाद का जो बात हमारी लोकतंत्र का एक जड़ है, उसको खत्म किया जाएगा। पवन वर्मा जी, सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने नेशनल पर्सपेक्टिव क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? अगर नहीं पेश कर रहे हैं तो मीडिया कैसे उसे उठाएगी? क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को की आप चर्चा कर रहे थे, जिन मुद्दों से आम आदमी परेशान है, उन मुद्दों को कैसे उठाए जब आप लोग खुद ही नहीं उस पर कोई चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। खासतौर से मैं जेडीयू की बात करता हूं। नीतीश कुमार जी ने तो बीजेपी से रिश्ता ही इस बात पे छोड़ा कि बड़ा मुद्दा ये है देश के सामने कि किस तरह की हमारा भारत की, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर बहुत डिबेट भी हुआ है। हम उठाते हैं मुद्दे, उनकी सुनवाई कितनी होती है, उनका प्रोजेक्शन कितना होता है, उनका प्रसार कितना होता है, हमारे पास न तो वो सामग्री है, न संपत्ति है, न वो जरिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ हद तक अगर बड़ी पार्टी है, प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट में है और जो ऑपोजिशन है, तो उसकी मीडिया में ज्यादा छवि हो सकती है। ये इस बात से हम खिलाफत नहीं कर सकते। इस बारी जो सीरियस या बात ऑफ कंसर्न है वो ये है कि मीडिया को रणनीति के तहत खरीदा गया है, और इसलिए आप लोग आम आदमी पार्टी से भी पीछे हो गए हैं। इसलिए चुनावी खबरों में आप आम आदमी पार्टी से भी इसीलिए पीछे हो गए हैं। हमारा आम आदमी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। अफजल साहब ने कहा कि जो क्षेत्रीय चैनल है जो टेलीविजन के, उस पे हमारा काफी बोलबाला है। मेरा ये कहना है कि हमारे पास कोई मीन्स नहीं है, देयर इज नो मनी अवेलेबल इफ यू आर एन
ऑनेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे फिर आप करिएगा? किसी के पास इतना बड़ा ट्रेजरी चेस्ट है। अच्छा, आप अभी देखिए, कई चैनल ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था पोल सर्वेस पे, साफ जाहिर हो गया कि किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक निष्पक्ष एक्टिविटी होनी चाहिए, और जिसको उस तरह से दिखाया जा रहा है, उसके पीछे षड्यंत्र क्या है। तो ये एक ट्रेंड बनता आ रहा था कई चुनावों से। इस बार वो अपने चरम मतलब उत्कर्ष पे है इस वक्त। नहीं, लेकिन वो चरम उत्कर्ष आप बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो मान सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी को इतनी जगह क्यों मिल रही है जितनी आपको नहीं मिल रही है? नहीं, मैं अग्री करता हूं जो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, एक नई पार्टी है और उस पार्टी ने एक तरह से एक डिफरेंट पॉलिटिकल इडियम लोगों के सामने रखा है कि एक राजनीति की भी एक परिभाषा दूसरी हो सकती है, लेकिन जिसके पास मुद्दे नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, उसके बावजूद उसको इतनी जगह मिल रही है, आप लोग को नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके पास मुद्दा नहीं है। हाँ, नहीं, उसका ऐसा नहीं है कि आम आदमी के पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। विचार किन मुद्दा है, पर उसके विचार स्पष्ट है, आज तक नहीं पता चल पाया, आज तक उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसको कवरेज मिल रहा है क्योंकि वो स्पष्टता के साथ किन नीतियों के ऊपर वो विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए रिलायंस का विरोध कर रहा है, मुकेश अंबानी का विरोध कर रहा है, सही बात है, लेकिन मुकेश अंबानी जो नीति के चलते मुकेश अंबानी का भूमिका अदा कर रहा है और जिसके लिए प्रोत्साहन उनको दोनों बड़े पार्टी से मिल रहा है, उन नीतियों के खिलाफ वो एक भी लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि हमें पूंजीवाद स्वीकार्य है, हम सिर्फ क्रोनिज्म के विरोध करते हैं। मैं इसमें कुछ दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो आम आदमी पार्टी को क्यों जगह मिल रही है, क्यों वो सबके सामने बार बार आ रही है, वो इसलिए भी है शायद कि पहले थ्योरी करना, पॉलिसीज बनाना एक अलग बात है, परंतु उसके लिए एफर्ट करना और प्रयोगशाला की तरह उसको नए इनोवेटिव तरीके से उसमें घुसना, जैसे जेडीयू के हमारे मित्र ने कहा, हम क्षेत्रीय पार्टी, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है पैसा रेज करना? आप जाइए तरीके से फंड रेजिंग कीजिए। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दिमाग लगाइए, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में इकट्ठा कीजिए जो पैसे इकट्ठा कर सके। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, तो फिर हम इतने सारे 1 करोड़ हमारी मेंबरशिप है, क्या हम बिना मुद्दों के पार्टी, क्या हम बिना मुद्दों के दिल्ली का चुनाव जीत गए? क्या हम बिना मुद्दों के लोकसभा में जा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? एक घड़ा भरा हुआ है छाछ का, जिसमें आप बजट डालते जा रहे हैं। यूपीए 1 ने इतना बजट डाला, यूपीए 2 ने और बजट डाला, और उसमें इतने छेद हैं, सारा छाछ तो नीचे रिस जा रहा है, सारा का सारा ग्राउंड लेवल से लेके सुपरवाइजर, फिर उसके बाद बाबू IAS। बस बता दीजिए, आप पूंजीवाद का समर्थन करते हुए भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? आप पूंजीवाद, एंटरप्रेन्योरिज्म, हम एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करते हैं, वो अपने तरीके से अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाएं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जहां अंबानी $1 और $2 के कॉस्ट को $16 के पे अगर हमें हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे, तो हमें उस पे बिल्कुल उस पे हमारा इसीलिए हम अंबानी के पीछे पड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल है, आपके नेता मोदी जी के अगेंस्ट में, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के अगेंस्ट में खड़े हैं बनारस से। अब ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कोई आकलन किया है कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें आने जा रही है लोकसभा चुनाव में? और अगर मान लीजिए 25-30 सीट आती है, तो आप लोग किसके समर्थन से सरकार बनाएंगे? अपनी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे उनको खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा लेकिन कैसे आप सरकार बनाएंगे? आपके पास कहाँ है जगह? तो उनको कहा ही है लेफ्ट के साथ करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मोदी जी और राहुल के पीछे हम क्यों पड़े हैं। मोदी और राहुल, जिस तरह रामायण का युद्ध हुआ था, जब कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे गए तो रावण की शक्ति अपने आप क्षीण हो गई। इसी तरह अगर मोदी जी और राहुल को हम हराने में कामयाब होते हैं, तो एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी भ्रष्टाचार के ऊपर। और जितनी भी पार्टीज भ्रष्टाचार को सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती हैं, उनको टेंशन होगी। और हम धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, हो सकता है हमें इस बार पूर्ण बहुमत ना मिले, तो हर साल चुनाव कराने के फेवर में एक बार में तो 30,500 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, हर साल चुनाव होगा तो देश की जनता का क्या होगा? मैं एक ब्रेक के लिए रुकती हूं। आपको ये पता होगा कि 30-40 करोड़ रुपए अगर, या जो भी हमारा इस वक्त बजट है, उससे ज्यादा एक MLA MP कांग्रेस का और बीजेपी का खा जाता है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।
शेषाद्रिचारी जी, आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि वो जनता के मुद्दे उठा रही है, खास तौर से भ्रष्टाचार जिससे जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है और इसलिए लोग उसको इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी लगातार जो है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रही है, लेकिन आज जब चुनाव के बारे में जब चर्चा हो रही है और जब बीजेपी की संभावित सरकार के बारे में चर्चा हो रही है तो उसमें सिर्फ एक चेहरा दिख रहा है, मुद्दे गायब हैं। मुद्दों पर क्यों नहीं आप लोग कंसंट्रेट करें? क्यों नहीं देश में जो जनता से जुड़े सवाल हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी बहुत कम बजट में आपकी बराबरी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँ कि कम से कम राज्यसभा टेलीविजन पर कोई ये आरोप नहीं करेगा कि बीजेपी को बहुत समय दे रहा है। बहुत समय के बाद आपने मुझे समय दिया। ये हर कोई अपने तरीके से कह सकता है। अभी पवन जी ने कहा, अब आप कह रहे हैं। लेकिन ऐसा है, मुद्दों पर चर्चा करना है या मुद्दों को प्रकाशित करना है, आगे करना है, ये मीडिया तय कर सकती है। कोई भी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर हम किसी मीडिया को ये कहें, प्रोएक्टिव नहीं होंगे, जब राजनीतिक दल सवाल नहीं उठाएंगे तब तक क्या होगा? ना आप सवाल उठा रहे हैं, ना आप सवाल उठा रहे हैं, ना आप सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुनिए, सवाल यह है कि भले आज सभी राजनीतिक दल मिलकर ये तय करें कि कल पूरा दिन सब टेलीविजन में हम क्रिमिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से पत्रकार ऐसे आके हमको पूछेंगे कि ये क्रिमिया क्या है। आज लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जो चर्चा करना चाहेंगे। आप चर्चा करा के तो देखिए। हम तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं। हाँ। हमने कहा भी हम लेकिन आज वो तैयार नहीं है इस भी चीज को करने के लिए, क्योंकि मीडिया को ये लगता है कि हम अगर इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो ये कोई आज लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आज मीडिया विकास मॉडल पे बार-बार चर्चा कर रहे हैं। विकास मॉडल के सवाल एक मिनट आप लोग अभी तक घोषणा पत्र क्यों नहीं लाया? एक मिनट, आई कंप्लीट। सवाल ये है कि देखिए, आपने घोषणा पत्र लाया इसीलिए लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसे मत समझिए। इसलिए आप कोई 300 सीट जीत रहे हैं ऐसा भी मत समझिए। ये नहीं दावा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री का दावेदार के रूप में आ रहे हैं। नहीं, अलग बात है। घोषणा पत्र का मामला ये नहीं है। सवाल ये है कि आज ये अगर कोई कहे कि मीडिया तय करती है कि इस देश का एजेंडा क्या हो, वो भी गलत है। दूसरी बात यह भी गलत है कि सभी राजनीतिक दल, खास करके बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सारे मीडिया को खरीद लिया। आधे को उन्होंने खरीद लिया, आधे को इन्होंने खरीद लिया। ये भी गलत है। मीडिया कोई खरीदी जा सकती है ऐसी चीज नहीं है। तीसरी बात, आज जैसे ओम थानवी जी ने कहा कि मीडिया पर जिन लोगों का कब्जा है, उस कब्जे को अगर ठीक करना है तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर तय करना होगा। क्योंकि कल अगर बीजेपी ये कहे कि मीडिया पर इंडस्ट्री का कब्जा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, मीडिया का कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट और बाकी लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? नहीं होंगे। कल अगर कांग्रेस ये कहे कि हो सकता है कोई और न कहे, और वो जो क्रॉस मीडिया इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाहर से एफडीआई न्यूज स्पेस में आप बहस में लाइए इन मुद्दों को, इन मुद्दों को आप बहस में लाइए, सब चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा हमें पीछे भी जाना होगा। कांग्रेस का और मीडिया का संबंध जो है वो इमरजेंसी के समय से थोड़ा बिगड़ा और वो अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। लेफ्ट का मीडिया का क्या संबंध है, हम चेन को देखकर जान सकते हैं। थोड़ा सा मीडिया से सवाल ये है कि आज जो मीडिया एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इसीलिए उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हमने पैसा डाला, हमको उतना पैसा निकालना है, टीआरपी बढ़ाना है, कमर्शियल होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि खबरों के बीच में कमर्शियल ब्रेक होता था, आज कमर्शियल के बीच में ब्रेकिंग न्यूज होता है। ये समझना चाहिए, मीडिया का एक अपना एक राज्य बन गया और है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के और गुजरात मॉडल को लेकर मीडिया इतनी उत्साहित है कि वो सवाल ही नहीं कर रही है। वो ये नहीं पूछ रही है कि गुजरात में विकास मॉडल को लेकर क्या चल रहा है। वो सवाल कर रही है और उस सवालों का जवाब भी हमने दिया है, जो दिखता है वो हमने दिखाया है। सवाल यह है कि उसकी तुलना में और अगर आप कोई मीडिया प्रेजेंट नहीं कर पाए, अगर 29 दिन में हमने सरकार में क्या किया ये आम आदमी पार्टी कहने जाए तो उसमें झूठ ज्यादा सच कम होगा। अब वो मीडिया के सामने आ जाएगा तो इनकी पोल और खुल जाएगी, इसीलिए ये भी चुप हैं, कांग्रेस वाले भी चुप हैं। हम क्या कर सकते हैं? जानकारी आपके दर्शकों के लिए, अभी अभी आर्टिकल आ रहा है
विदेश के समाचार पत्रों में कि विदेश का समाचार पत्र में ये सवाल पूछी जा रही है गुजरात मॉडल है क्या, लेकिन भारतीय मीडिया में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये सवाल मैं जरूर मीडिया से जानना चाहती हूँ। गलती हमारी है क्या? अगर बीजेपी नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मीडिया में बीजेपी का आपके गले के नीचे उतरता क्या नहीं है मीडिया की बीजेपी कि जो लोग मीडिया चला रहे हैं वो लोग उत्सुक है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसीलिए उसमें लोगों का मुद्दा केवल बसु के आरोप सही है, खामोशी इसलिए है कि गुजरात मॉडल पे सवाल इसलिए नहीं खड़े किए जा रहे हैं कि मीडिया के वर्ग चरित्र को वो सूट करता है उस तरह का मॉडल। देखिए एक हिस्से की मिली भगत तो है। हाँ। आप देखिए काफी समय से बराबर इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन कोई भी मीडिया अभी जब गुजरात सरकार ने कहा कि एक भी किसान नहीं मरा है, कोई मान सकता है? कोई फिर कहा क्या नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या की है। आधा से ज्यादा बच्चे ये कुपोषण का शिकार, कितने तो डेटा आ गया, कितने लोगों ने वहां जाकर डेटा कहां पर आया? मीडिया में ही आया ना। मेरा कहना ये है आप अगर वही देखना चाहते हैं, आज की खबर तो ये है अखबारों में जो छपी है, अगर मैं गलत हूं तो आप सही कीजिएगा कि गुजरात सरकार ने तो ये कह दिया है कि चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए हम मीडिया को कोई अपने सरकारी आंकड़े नहीं जारी करेंगे। शिकायत करते रहे ये है कि गांव शहर में मजदूरों का मजदूरी कम हो रहा है गुजरात में, ये कहना चाहता हूं चलते लोगों का बड़े कॉर्पोरेट का मुनाफा हो रहा है। वो कहां आया? एक मिनट अमिता जी, मैं अगर ये कहूं कि मीडिया मुझे नहीं दिखाता है, हेमा मालिनी का ही चेहरा दिखाता है, अब वो मेरा दोष है, वो मीडिया का दोष नहीं है, हेमा मालिनी का दोष नहीं है। क्या कर सकता हूं? सवाल को सामना नहीं करता है मीडिया तो सबसे ज्यादा मोदी जी को दिखाना चाहता है, सब मांग रहे हैं उनके इंटरव्यू को, लेकिन आप लोग नहीं सामने आ रहे हैं। होता है लेकिन मोदी जी तो भाग जाता है। ये बात सच्चाई है कि मीडिया इंटरव्यू करना चाहता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का बार बार, और आप बताइए राहुल गांधी का तो एक इंटरव्यू आया, उसके बाद वो थोड़ा दो आ गए, बाद में वो पछताए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है बहुत सुविधा जहां पे देखते हैं वहां बात करते हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि मीडिया के बारे में चर्चा हो रही है, इसकी कौन इसके ऊपर नियंत्रण करेगा? मीडिया खुद करेगा। मीडिया अपना ख्याल नहीं करता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल था। मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ में जाकर के प्रेस क्लब का रजत जयंती समारोह था, वहां पे आपको याद होगा मीडिया को बहुत बुरा भला कहा, कई उन्होंने आरोप लगाए। तब उसके ऊपर हमने कमेटी बिठाई, अजीत भट्टाचार्य जी कमेटी, उसमें बड़े बड़े संपादक थे, और उन्होंने जांच करके कहा कि हाँ प्रधानमंत्री ने जो हम पे आक्षेप लगाए, हमारे यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा है जो गैर जिम्मेदारी का काम कर रहा है। यही बात जब केजरीवाल ने कही तो उनका बायकॉट कर दिया गया। मेरा मानना यह था कि उस वक्त मीडिया को फिर अपने भीतर झांकना चाहिए था कि ठीक है, एक नेता ने जिसको आप इतनी जगह देते हैं उसने एक बात कही, आप कहिए ठीक है हमें कमेटी बिठाते हैं, जांच करते हैं, तब उस वक्त आप दूसरे ढंग से पेश आते हैं। तो मीडिया अपने भीतर खुद अगर नहीं झांकता है तो कोई बाहर से आकर के उसके ऊपर काबू नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका तो स्वार्थ है, वो मीडिया से पंगा नहीं लेना चाहते, वो उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहना चाहते। तो अगर मीडिया को इतनी आजादी है तो कोई तो भीतर से संस्थाएं ऐसी हों जो मीडिया को एक मिनट पेड न्यूज अभी स्वीकार हो गया, पेड न्यूज होता है, लेकिन ओपिनियन पोल होता है, उसके बावजूद तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहली बात तो मैं जो यहाँ ओम थानवी जी ने कहा, मैं शायद पहली बहस देख रहा हूँ जिसमें इतना सीरियस मीडिया को चार्ज किया है एक जर्नलिस्ट ने। हम लोग जब भी बात करते हैं हमारे ऊपर क्यों करके बोलते हैं, आप लोग अपनी बात नहीं करते हो, आप में सब खराबी हैं और मीडिया को आप हर चीज़ का जिम्मेदार। तो शुक्र है ये कि आपकी बहस में एक बात तो कम से कम आई कि आज एक बहुत जिम्मेदार बड़े देश के सहाफ़ी ने, जर्नलिस्ट ने ये बात मानी कि मीडिया का एक सेक्शन ये सारा खेल खेल रहा है। कितनी आयरनी है कि जिस शख्स को सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मीडिया दे रहा है उस शख्स ने आज तक मीडिया का कभी सामना नहीं किया, उनके एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और वही मीडिया मजबूर है उसी को पब्लिसिटी देने के लिए जिस मीडिया को वो जवाब देने को तैयार नहीं। अभी राहुल जी का सवाल उठाया, राहुल गांधी कॉमन आदमी के पास जाते हैं, रक्षा वालों के पास जाते हैं, मजदूरों के पास जाते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, नौजवानों के पास जाते हैं, कॉरपोरेट्स के पास जाते हैं, हर एक के सवाल का जवाब देते हैं। वो काम जो आप करते हैं, जर्नलिस्ट करते हैं,
वो आम आदमी से जाकर के उसके सवालों का जवाब देते हैं, उसकी बात को सुनते हैं जी। और लगातार रोज आना जा रहा है। दूसरी बात इसके आरोप में ये कहा जा सकता है, इसके आरोप में ये कहा जा सकता है कि आपका संगठन इतना कमजोर हो गया है कि आपका समर्थक ही नहीं है, इसलिए आपके बड़े नेता को वहां पर जाके अपनी बात कहनी बिल्कुल ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये हमारे नेता को क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह से जाकर के कॉमन मैन के बीच में रखता है, अपनी बात को कहते हैं, उनका जवाब देते हैं, सवालों का जवाब मीडिया का भी देते हैं। 2 इंटरव्यूज उन्होंने दिए, चाहे उस पर कुछ भी टिप्पणी कीजिए आप, वो मेरा दायरा नहीं है, आप उसे अच्छा कहें। लेकिन मैं और दूसरी बात एक बात और कहना चाहता हूं अपनी बहन से यहां पर कि आपने एक नया सवाल उठाया, आपने कंपैरिजन किया। अगर आप पार्टी को जरा खोद के देखें, ज्यादातर उसके अंदर आपको लेफ्ट ओरिएंटेड लोग मिलेंगे, आपको ज्यादातर राइटिस्ट नहीं मिलेंगे। उन्होंने इनकी जगह क्यों ली? आपने कहा मुद्दा नया लिया, सही बात है, लेकिन इन्हें यह नहीं कहना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई, जिस कांग्रेस के जमाने में इस भारत में सुई नहीं बनती थी, आज वहां हवाई जहाज बनता है, उस भारत की तरक्की को नकार करके आप कहो कांग्रेस मुक्त भारत है, तो आपको ख्वाब हो सकता है वो पूरा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं रखा है कि आप अपने घोषणा पत्र की बातें और अपने वादे यहाँ पर दोहराएं। हम इस चर्चा को इसलिए कर रहे हैं कि आखिर जो खबर है उन खबरों में आपकी जगह ज्यादा, उनकी जगह ज्यादा, इनकी जगह कम क्यों हो रही है, और क्यों नहीं एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, क्यों नहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं चाहती हूँ कि परिप्रेक्ष्य में जगह मिलनी चाहिए। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा होगा। वो आपसे सवाल जवाब करें। पार्टियों को ही आप कवरेज देंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा। मैं समझता हूँ सबको इसका अंदर हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपसे सवाल जवाब जी। अच्छा है। तो आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर क्षेत्रीय दलों की खबरों में मौजूदगी कम क्यों होती जा रही है, आखिर क्यों नहीं क्षेत्रीय दलों के बारे में उस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य में वो किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की 220 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली एसपी की सरकार हो, या फिर पिछले चुनाव में बीएसपी ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार हो, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो बिहार में, इन तमाम दलों के बारे में क्यों नहीं खबरें आ रही हैं। कम से कम 250 या 243 सीटें तो, या उससे ज़्यादा ही सीटें उनको आने वाली अभी तक के मीडिया के जो सर्वेक्षणों हैं उसमें आ सकती हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं। क्या ये आप क्या मानते हैं, क्या ये मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल है? पवन वर्मा जी, मीडिया के बारे में जो ओम थानवी जी ने कह दिया, वो आखिर बात कह दी है, वो सच है। पर अगर लीडरशिप ही एक पार्टी की या पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट, डिस्कस, संवाद, कुछ तरह का डायलॉग ही ना होने दे और उसको अपनी रणनीति के तहत शैली बना ले, तो ये देश के लिए बहुत ही डेंजरस परिस्थिति पैदा कर देती है। आप कह रहे हैं कि देश के लिए डेंजरस परिस्थिति पैदा हो रही है, लेकिन उससे जुड़ा एक और सवाल, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन बार बार विकास के मॉडल को, यानी गुजरात के विकास के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात बार बार आ रही है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पूरे देश की ना, उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा जो महानगर पालिकाएं और नगर पालिकाएं हैं उस पर बीजेपी का ही कब्जा है उत्तर प्रदेश में। अगर बनारस की बात करें, 20 साल से वहां पर नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विकास अब जाके बात चर्चा में आई है, तो उन सालों में बीजेपी ने क्यों नहीं विकास के काम किए? इतने सालों में अब क्यों विकास के मॉडल की इतनी बातें हो रही है और बाकी सारे मुद्दों को क्यों हाशिए पर छोड़ दिया गया है? ऐसा है, हमने राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, विकास ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और कुछ दल ऐसे हैं, खास करके पवन वर्मा जी के जेडीयू, वो चाहते हैं कि चर्चा विकास पर न हो, चर्चा कम्युनलिज्म पर हो, सेक्युलरिज्म पर हो, ऐसे विषयों पर चर्चा हो। अगर वो ये चाहते हैं कि इन विषयों को उठाना, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, वो उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हम लोगों को जाकर कहें कि भैया हमने तमिलनाडु में कोई काम नहीं किया, हमने यूपी में कोई काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है।
आप ये चाहते हैं कि हम अपने आप को कहें कि भाई हमने कोई काम नहीं किया, कृपा करके माफ करिए, 50 साल के बाद हम फिर आपके पास आएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है मैडम, ये काम इन लोगों का है, मीडिया का है। हम यही कहते हैं कि आज हमने गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक ऐसी सरकार करके दिखाई है और इसके आधार पर हम चाहते हैं कि इस देश में नवयुवक है, इस देश में इंडस्ट्री लानी चाहिए, इस देश में सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए आप हमें वोट दीजिए, हमें चुनकर दीजिए, हम डेवलपमेंट को आगे रखते हैं। अब ये नेशनल मुद्दा है या नहीं? जी, ये नेशनल मुद्दा है, इसी को हम आगे ला रहे हैं। ये नेशनल मुद्दा जरूर है, लेकिन इसी टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर हमने 35 नेशनल मुद्दों पर चर्चाएं शुरू की हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं। अच्छी बात है। चाहे वो सब्सिडी के सवाल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सवाल हो, चाहे वो आरक्षण के सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर धर्मनिरपेक्षता के सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, इसके बाद वो चर्चा वहीं की वहीं थम जाती है। राष्ट्रीय परिदृश्य में या दूसरे विकास किसके लिए और कौन इससे फायदा में रहे हैं, ये बात तो सामने नहीं आ रहा है। सवाल ये संयोग से क्यों सिर्फ अंबानी और टाटा और अदानी और एलएनटी के मालिक यही, मतलब ये जो आपका मोदी जी का और गुजरात मॉडल का सराहना कर रहे हैं, और आम आदमी जो है गुजरात का बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आप लोग विकास किसका करना चाहते हैं। इनकी सरकार क्या और इनके बाद जो सरकार आई वो टाटा के पीछे डंडा लेके भागे और वो वहां से भागे गुजरात में आए। 33,000 करोड़ टाटा को मिला है, ये भी हमारी गलती। साधन में लाने के यानी लिए आपने टाटा को बिजनेस करने दिया, ये भी हमारी गलती। उसके अंदर 60,000 का सब्सिडी गुजरात सरकार दे रही है, टाटा आपने तो जाएगी नहीं तो क्या करेगी? नहीं, आपने टाटा को जगह दिया, गलती। आपने विकास किया, ये गलती। आपने स्टेट अच्छा चलाया, ये भी आपकी गलती। उस विकास में हाशिए पर खड़े आदमी की क्या भागीदारी रही और उससे क्या हासिल हुआ? हमने कभी इंडस्ट्री को ये नहीं कहा कि आप गुजरात आइए। जब तक वो चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपका विकास का मॉडल पूरी तरह से हमने कभी रोका नहीं मीडिया पवन वर्मा को शामिल करना मैंने पवन वर्मा जी के पार्टी को भी कभी रोका नहीं है। हमने उल्टा ये कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में भी जो प्रगति की है, बिहार का भी जो मॉडल है वो कोई गलत मॉडल नहीं है। आज भी हम उनको कह रहे हैं और आज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के एक नेता ने कहा कि जब बीजेपी और जेडीयू साथ में चल रहे थे तब अच्छा था जी, बिहार अच्छा था, बिहार ने प्रगति किया। आप लोग अब सवाल करना, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा से खराब हो गया। मैं आज भी कहने के लिए तैयार हूं। सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी को ये बोलने का मौका मिल रहा है कि जब तक साथ थे तब तक बिहार की सरकार बड़ी अच्छी चली और अब नहीं चल रही है। आरती जी, चारी जी चारी जी का जो ये सर्टिफिकेट बिहार को मिला है उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। अमृता जी, आई एम सो सॉरी अमृता जी, माफी चाहता हूँ, मैं पटना में दूर बैठा हुआ आप सबसे। अमृता जी, नहीं, हम तो चाहते हैं आप लोग पटना से दिल्ली की बातें करें और पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, हाँ वही मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि बीजेपी अब की ये कोशिश कर रही है कि जो उनका पुराना हिंदुत्व एजेंडा है उसके बजाय ये कहें कि इस बारी गुड गवर्नेंस या सुशासन मुद्दा है। हकीकत ये नहीं है, वो हिंदुत्व भी है और गवर्नेंस उसका मुखौटा है। पर अगर उस गवर्नेंस पे सीरियस डिबेट या डिस्कशन करना चाहें, नीतीश कुमार जी ने आंकड़े दिए हैं कि जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सी बुनियादी खामियां हैं। इस पे नरेंद्र मोदी, मुझे एक इंटरव्यू बताइए जो सीरियस नजरिए का हो उन्होंने नहीं दिया तो सवाल यह है कि आप लोग क्यों नहीं प्रश्न खड़े करते हैं और चले जाते हैं। हमारे स्टेट यूनिट तो हमने रेस किया इस विकास के मॉडल को रेस किया है। एक जनता दल यूनाइटेड जो एक छोटी पार्टी है उसने रेस किया है जी। चलिए मैं अब लोगों के जवाब नहीं मिलते तो देश में ये हालत है। मैं गुजरात मॉडल के ऊपर एक बात पूछना चाहता हूं। मोदी जी हर दूसरे साल वाइब्रेंट गुजरात करते हैं, उसके अंदर कितने प्रोजेक्ट जो है उन्होंने मतलब दिए और आज तक कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब पूरा नहीं हो पाया। 2007 की भी बात करता हूं, 2009 की भी बात करता हूं, उसके पहले की बात करता हूं, आज तक कोई मॉडल उनका मतलब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ।
65% मॉडल पूरा हो चुके हैं 2009 से लेके अब तक। इसके सारे फिगर्स मेरे पास हैं। 2007 की बात करता हूं, तो आप कहेंगे कि राज्यसभा टेलीविजन में बीजेपी को ज्यादा समय मिला, इसीलिए मैं सारा नाम नहीं लेना चाहता। आप सुन लीजिए, 8000 से ज्यादा मऊ साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 250 उसमें अभी तक रियलाइज्ड हुआ है अभी। और जो नहीं हुए उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार से हमको परमिशन नहीं मिला, ये भी बता दें। चलिए अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? वर्तमान में सूचना क्रांति का समय है, तो ये ऐसे में सूचना साम्राज्यवाद में ना बदल जाए, तो हम सभी को मिलके इसमें मतलब विचार करने की आवश्यकता है। और मेरा प्रश्न ओम थानवी जी से है कि जो मीडिया पे नियंत्रण की बात चल रही है वर्तमान में, तो नियंत्रण किसी दूसरी संस्था के माध्यम से हो या सेल्फ रेगुलेशन की इसमें आवश्यकता है? देखिए, नियंत्रण शब्द वैसे तो कोई उचित शब्द नहीं है, एक संयम की बात है और वो संयम भीतर से ही आता है। लेकिन भीतर से मेरा कहना यह है कि ऐसी कारगर संस्थाएं बननी चाहिए। अभी जो संस्थाएं दावा करती हैं वो कायदे से उनकी वकालत का काम करती हैं, उनके ऊपर जब लांछन लगता है तो फौरन उनके बचाव में आ जाती हैं, उल्टे बदले की भावना से काम करने लगती हैं। तो ये संयम जो है वो कैसे आएगा, आए भीतर से। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई सरकारी एजेंसी इमरजेंसी में जैसे हुआ था वो ठप्पा लगाने लग जाए हर कार्टून के ऊपर, खबर के ऊपर, लेकिन भीतर से एक संयम आना चाहिए और कारगर संस्था बननी चाहिए। कैसे बने इसके ऊपर गंभीरता से काम होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें सारे राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। अंततः बाद में शिकायत के लिए वो भी आगे आते हैं जब और उससे भी ज्यादा ओम थानवी जी, मुझे तो लगता है कि जनता को सवाल उठाना चाहिए। जैसे राजनीतिक दलों पे सवाल उठाए जाते हैं, वैसे मीडिया की भूमिका पे भी सवाल उठाना चाहिए, तभी शायद ये उनके ऊपर एक नैतिक दबाव भी रहेगा। जी आप। मेरा सवाल निरुत्पल जी से है। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, इन्होंने अपना एक फेस बना दिया पीएम कैंडिडेट का, तो मीडिया को एक मिल गया है मौका कि एक पीएम को प्रोजेक्ट करने का, तो आपको लगता है कि आपने एक फेस नहीं दिया इस तरह से तो आप पीछे रह गए इस कारण से? हम समझते हैं कि ये सोच ही बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि हमारे देश में, और ये बहुत सोचे समझे एक फैसला हुआ था संविधान निर्माण के टाइम कि हमारे जैसे विशाल और अनेकता वाली देश के अंदर वो जो फेस वाली बात आप कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव जहाँ पे होता है वहाँ पे चलता है, टेलीविजन डिबेट होता है ओबामा का, बुश का वगैरह वगैरह, तो हमारे देश में वो मॉडल चलेगी नहीं। हमारे यहाँ पे एक संसद रहेगा और सरकार संसद के प्रति जवाबदार होगा और पार्टियों का नीति कार्यक्रम के आधार पे और उनके काम के अनुभव के आधार पे मतदाता मतदान करेंगे। तो इसलिए हम जानबूझ के, और दूसरी बात है, देखिए हमारे देश में अगर पिछले 3-4 चुनाव देख ले तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी का सम्मिलित वोट घट रहा है। पिछले साल 50% से भी कम हो गया है और बावजूद इसकी ये प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि मतलब दोनों पार्टी मिलके भी 50% वोट नहीं मिलता। आप भी करिए, किसने तो गठबंधन होगा ये सब जानता है और कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता है कांग्रेस को, आप कैसे सरकार बनाओगे? बीजेपी को नहीं पूछता है कि कैसे सरकार बनाओगे? पिछले चुनाव में 2009 के चुनाव में 71 करोड़ वोटरों की आबादी थी, जिसमें 12 करोड़ का वोट हासिल करके आपने सरकार बना ली थी। कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ और 7 करोड़ कुछ, तो 12 करोड़ लेके 71 करोड़ में अगर आप प्रधानमंत्री का एक छवि अगर प्रोजेक्ट करो, वो क्या सही है? जी अगला सवाल ले लेते हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो क्षेत्रीय दलों को मुख्य भूमिका नहीं मिल पा रही है, मीडिया से पब्लिसिटी नहीं मिल पा रही है, कि जैसे चुनाव खर्च सीमा बढ़ चुकी है, 70 लाख रुपए हो गई है और कॉर्पोरेट घराने से भी बड़े पार्टियों को पैसा मिलता है, तो सर क्या यह मानते हैं कि मीडिया यह जानता है कि क्षेत्रीय दल मुख्य भूमिका में इसलिए नहीं है मीडिया की नज़र में? ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दल बिल्कुल मीडिया में नहीं है। जैसे मीम अफजल साहब ने पहले भी कहा कि अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा है। किंबहुना मैं ये कहूंगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों पर नेशनल पार्टीज की कोई चर्चा नहीं करता है, वहाँ क्षेत्रीय दलों की चर्चा ज्यादा करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी भी रीजनल इन प्रेजेंस है। और दूसरा क्या है कि जब से कोएलिशन पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस शुरू हुआ, कोएलिशन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंस में
राष्ट्रीय दल भी किसी क्षेत्रीय दल को कम आकलन नहीं कर सकते नहीं, लेकिन एक सवाल जो शेषाद्रीचारी जी, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया था कि अभी आप श्रीलंका के मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति देख लीजिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति देख लीजिए, इस तरह से अलग अलग दलों के जो राष्ट्रीय और विदेश नीतियों को लेकर जो सोच है वो राष्ट्रीय सोच से मेल नहीं खाता। और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, क्षेत्रीय इलेक्शन नहीं हो रहा, विधानसभाओं का इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सवाल इसलिए ज्यादा, इसीलिए हमने पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, हमारे वो साथ नहीं है, फिर भी हमने ये कहा था कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सवाल है वहां पर क्षेत्रीय दलों को अपने मर्यादा में रहना चाहिए। ये बात हमने तमिलनाडु में भी कहा है। और इस बार अभी जो सरकार ने श्रीलंका के मामले में निर्णय लिया एब्सटेन करने का, उसको हमने स्वागत किया है। मैं मिश्रा जी से एक सवाल कहना चाहूंगा और टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं आपकी और आपके दल की बहुत इज्जत करता हूं, पर एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी, आप अपने दल को आंदोलन का नाम मत दीजिए। आप एक दल हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन 2012 में था। दूसरी बात, आप कहते हैं हमारे जो युवा हैं जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, ऑफिस में दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वो बाहर आ जाइए, हम लोग से जुड़ जाइए। अच्छा, अच्छी बात है। आप तो मई में सरकार बना के कुर्सी पे बैठ जाएंगे, हम लोगों को क्या होगा? दूसरी बात, आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो बोलते हैं मैं मकान खाली नहीं करूंगा, मेरी बिटिया का एग्जाम है। उनको अपनी बिटिया की चिंता है, हम लोग नौकरी छोड़ के आ जाएं, हमारी चिंता नहीं है। शाजिया इल्मी है, वो बाहर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं क्योंकि उनका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तो क्या वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, एक इंग्लिश में कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि इफ़ यू वांट टू बी इन हेडलाइंस टैग योरसेल्फ विद द हाईएस्ट प्राइस। तो क्या आप मीडिया में रहने के लिए आप बार बार मोदी जी पे सवाल दागते हैं, राहुल जी पे सवाल दागते हैं? क्या आप मान चुके हैं कि अगर बड़े बड़े नेताओं पे आप सवाल दागेंगे तो आप हेडलाइंस पे रहेंगे, जो कि छोटे नहीं क्षेत्रीय दल नहीं कर रहे हैं। वो अपनी भूमिका पे सवाल, अपनी भूमिका पे अच्छा और बहुत विस्तार से आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा। अब जवाब दीजिए। हम लोग ताली बजवाते हैं, लेकिन कभी कभी हमको ऐसे लोगों के लिए ताली बजाना चाहिए। जी चलिए, आपको भी कभी कभी खुशी का मौका मिलना चाहिए। ये बड़ा जरूरी सवाल है, युवा को जानना चाहिए कि ये आपकी राजनीति है। जब तक आप लोग इसमें नहीं घुसेंगे, हम लोग कुछ लोग घुसे हैं, हम लोग कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, सबकी पर्सनल लाइफ है, प्रॉब्लम है, उसके बावजूद घुसे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये हमारा नहीं, हमारा चुनाव नहीं है, अगर आपको देश से सरोकार है तो आप इसमें आएंगे, अपने आप आएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, मेरा सवाल नीलोपन जी से, लेफ्ट रिप्रेजेंटेटिव से है कि आपका इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के आप फॉलोअर हैं, लेकिन आप नेशनल लेवल से जाकर आप रीजनल लेवल पे एक तरह से होते जा रहे हैं, क्या रीज़न है इस चीज़? मैं ये बोल रहा हूँ, आज हमारे देश के जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हर नेशनल पार्टी रीजनल प्रेजेंस है। बहुत सारे प्रांत मिलेगा जहाँ पे कांग्रेस दिखेगा नहीं। आंध्रा में पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत बड़ा फोर्स हुआ करता था, इस चुनाव के बाद कांग्रेस लगभग समाप्त हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, प्रधानमंत्री का दावेदार है। बहुत सारा प्रांत है जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे ताकत जुटाने के लिए, लेकिन आप जो हमें जो सवाल पूछ रहे हैं वो मतलब सब बड़े पार्टी के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। जी, तो हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र में जनता के सवाल भी बेहद अहम है। जनता के सवाल हो या क्षेत्रीय दलों की समस्याएं हो, उन सबको उतनी ही तरजीह और जगह मिलनी चाहिए जितनी की राष्ट्रीय दलों को मिल रही है। और खास तौर से इमेज बिल्डिंग का जो जिस तरह से काम हो रहा है, उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद मीडिया भी थोड़ा आत्मविश्लेषण जरूर करेगा और उम्मीद है कि राजनीतिक दल भी उन मुद्दों को लेकर चुनाव में आगे आएंगे और सामने आएंगे जिन मुद्दों पर जनता बार बार परेशान होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।